वेलकम फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे बीपीएससी एडीओ का मॉडल प्रैक्टिस सेट 9। दोस्तों, इस सेट में हमारे द्वारा जीके जीएस के क्वेश्चन रहने वाले हैं और प्रत्येक प्रश्न के नीचे उत्तर और व्याख्या दिया गया है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जो भी हमारा ये टोटल 9 सेट अभी तक बताया गया है वो देख लेते हैं, तो उनको एग्जाम में 100% क्वेश्चन मिलने की संभावना है। दोस्तों, प्रत्येक क्वेश्चन को मैंने बारीकी से छोटा करके दिखाया है ताकि आप हर प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सके। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करते रहें। हमारा आज का पहला प्रश्न है कि बिहार में तिनकटिया प्रथा के तहत किसानों को अपनी भूमि के कितने हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य था और इसे किस समझौते द्वारा समाप्त किया गया था। तो दोस्तों, इसमें जो है टोटल 3/20 भाग, मतलब 20 में से 3 भाग में नील की खेती करना था और इसे चंपारण एग्रियन एक्ट 1918 के द्वारा समाप्त किया गया था। दोस्तों, हमारे द्वारा जो भी क्वेश्चन लाए जा रहे हैं एकदम ऑथेंटिक और बीपीएससी लेवल के क्वेश्चन को तोड़ कर लाया जा रहा है ताकि आप आसानी से इसे समझ सके। और इस प्रश्न का जो व्याख्या है वे आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, किसानों को हर 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील उगाना पड़ता था। गांधी जी के आंदोलन के बाद बनी समिति की सिफारिश पर चंपारण एग्रियन एक्ट, जो कि 1918 था, में पारित कर इसे अवैध घोषित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकार की नियुक्ति का प्रावधान है। तो दोस्तों, यह है अनुच्छेद 350 का बी। दोस्तों, जो भी क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम के लिए 100% ऑथेंटिक है, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करते चलें। और अब तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो लाया जाए उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि हमारे द्वारा आखिरी समय में जो वीडियो लाया जा रहा है वो वीडियो आपके एग्जाम के लिए 100% अच्छे होंगे और आपको क्वेश्चन उससे काफ़ी मिलेंगे। इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि इसे 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा जोड़ा गया था। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब होती है जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम, मतलब पानी के माध्यम से वायु में जाता है और आपतन कोण क्रांति कोण से अधिक होता है, तब यह घटना होती है। हमारा इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है और आपतन कोण क्रांति कोण से अधिक होता है, ये ऑप्शन ही है, इसका व्याख्या हमारे द्वारा नहीं दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में पिडमोट दलदल मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है। तो दोस्तों, यह पाया जाता है पश्चिमी चंपारण में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह मिट्टी हिमालय की तराई वाले उत्तर पश्चिम हिस्से, विशेषकर पश्चिम चंपारण में पाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, सरकारी आयोग का गठन 1983 में मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए किया गया था। तो दोस्तों, यह किया गया था केंद्र और राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि न्यायमूर्ति RS सरकारिया की अध्यक्षता में गठित इस आयोग ने राज्यपाल की नियुक्ति और अनुच्छेद 356 के उपयोग पर महत्वपूर्ण सिफारिश दी थी। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार में 1937 के चुनाव के बाद गठित भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था। तो दोस्तों, यह किया गया था मोहम्मद यूनिस के द्वारा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि श्री कृष्ण सिंह द्वारा पद ग्रहण करने से इनकार करने के बाद मोहम्मद यूनिस बिहार के पहले इंडिपेंडेंट प्रधानमंत्री बने थे। हमारा अगला प्रश्न है कि
आनुवांशिकी में जीन मैपिंग के लिए उत्तरदायित्व क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया की कोशिका विभाजन के किस चरण में होता है? तो दोस्तों यह होता है पेकिटीन के चरण में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज 1 के पेकिटीन उपचरण में समजात गुणसूत्रों के बीच आनुवांशिकी सामग्री का विनिमय होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार की 7 निश्चय 2 योजना के अंतर्गत सुलभ संपर्कता का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इसका मुख्य लक्ष्य होता है गांवों को मुख्य सड़कों और बाईपास से जोड़ना। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह एग्जाम में पूछा जा सकता है। हमारा इस प्रश्न का व्याख्या नहीं दिया हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जा सकती है? तो दोस्तों यह किया जा सकता है अनुच्छेद 263 के तहत। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि राज्यों के बीच समन्वय के लिए राष्ट्रपति इस परिषद का गठन कर सकते हैं। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है बिहार का कौन सा स्थान गंडक और गंगा के संगम के पास स्थित है और प्राचीन काल में हरिहर क्षेत्र के नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों वह क्षेत्र है सोनपुर। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि गंडक और गंगा के संगम पर स्थित सोनपुर में विश्व प्रसिद्ध पशु मेला लगता है। ये आपको याद रखना है, गंडक और गंगा के संगम पर ही सोनपुर मेला लगता है। हमारा अगला प्रश्न है रॉकेट में प्रयुक्त होने वाले क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसमें तरल हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। दोस्तों 11 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही और कितने प्रश्न गलत हुए हैं ये आप हमें कमेंट करेंगे। और अब तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करते चले, क्योंकि हमारे द्वारा जो भी प्रश्न लाए जा रहे हैं वह बीपीएससी के प्रत्येक प्रश्न को तोड़कर दिखाया जा रहा है ताकि आपको आसानी से समझाया जा सके। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि हाइड्रोजन ईंधन के रूप में और ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजर के रूप में बहुत कम तापमान पर उपयोग की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है बिहार में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन 1934 में कहाँ हुआ था? तो दोस्तों यह हुआ था अंजुम इस्लामिया हॉल पटना में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि इसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और सचिव जयप्रकाश नारायण थे। हमारा अगला प्रश्न है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स व्यापकता का सिद्धांत के तहत डलहौजी द्वारा विलय किया गया प्रथम राज्य कौन था? दोस्तों यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो यह था सतारा। पहला जो व्यापकता सिद्धांत से विलय किया गया राज्य था वह सतारा था। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 1948 में सतारा को सबसे पहले इस सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के किन के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा रिपोर्ट की जांच कौन सी संसदीय समिति करती है? तो दोस्तों यह किया जाता है लोक लेखा समिति के द्वारा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि इसीलिए सीएजी को लोक लेखा समिति का मित्र और दार्शनिक कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है बिहार में स्वतंत्रता पूर्व पहली बार विधानसभा का सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? तो दोस्तों यह आयोजित किया गया था पटना कॉलेज का बांकीपुर सेमिनरी में। हमारा इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह आयोजन हुआ था 20 जनवरी 1913 को, ये आपको याद रखना है, इसकी पहली बैठक हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है प्रकाश की कणिका प्राकृतिक का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था? तो दोस्तों यह दिया गया था सर आइजैक न्यूटन के द्वारा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि न्यूटन ने माना था कि प्रकाश सूक्ष्म कणों से बना है, जबकि हाइजेन ने
तरल सिद्धांत दिया था, ये आपको याद रखना है। न्यूटन प्रकाश सूक्ष्म कणों से बना है, ये न्यूटन बताया था। और तरंग सिद्धांत कौन दिए थे, तो हाइजेक ने दिया था, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार की कबरत ताल झील, जिसे रामसर साइट का दर्जा प्राप्त है, किस जिले में स्थित है, तो दोस्तों यह बेगूसराय में स्थित है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील है और बिहार की पहली रामसर साइट है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपतियों को किससे प्रारंभ करने की शक्ति देता है, तो दोस्तों यह शक्ति देता है सर्वोच्च न्यायालय से। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यहाँ पे व्याख्या कुछ नहीं दिया हुआ है, ये आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति किससे परामर्श लेगा, तो यह सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेगा। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि कैल्सिटोनिन हार्मोन का स्राव करती है जो रक्त में कैल्शियम के स्तर को कम करता है, तो दोस्तों यह है थायराइड ग्रंथि। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि थायराइड ग्रंथि कैल्सिटोनिन निकालती है, जबकि पैराथायरॉयड ग्रंथि पैराथार्मोन निकालती है जो कैल्शियम बढ़ाता है, ये आपको याद रखना है। थायराइड ग्रंथि जो है कैल्सिटोनिन निकालती है जो कैल्शियम की कमी करता है, और पैराथायरॉयड ग्रंथि जो है यह पैराथार्मोन निकालता है जो कैल्शियम बढ़ाता है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों ने बिहार के किस जिले में मार्शल लॉ लागू किया था, तो अंग्रेजों ने पटना में और शाहाबाद में और चंपारण और सारण, ये सभी तीनों जगह पर मार्शल लॉ लागू किया था, यानी उपयुक्त में से सभी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न का व्याख्या देखेंगे कि विद्रोह की गंभीरता को देखते हुए पटना, शाहाबाद और सारण, चंपारण जैसे कई जिलों में सैन्य कानून लागू कर दिया गया था। हमारा अगला प्रश्न है कि शुष्क बर्फ वास्तव में क्या है, तो शुष्क बर्फ जो है वास्तव में ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यानी CO2 होता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, यह सीधे ठोस से गैस में बदल जाती है, इसीलिए इसे शुष्क कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है बिहार में बरौनी उर्वरक संयंत्र का पुनरुद्धार किसके द्वारा किया गया था, तो दोस्तों यह किया गया था HURL यानी हिंदुस्तान उर्वरक रशियन लिमिटेड के द्वारा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह NTPC, IOCL, CIL और FCIL का एक संयुक्त उद्यम है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान बिहार पर लागू नहीं होते, यह मुख्य रूप से किन राज्यों के लिए है, तो दोस्तों यह असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 राज्यों के लिए है और इसी कारण यह बिहार के पर लागू नहीं होता है। दोस्तों यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इन 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का विशेष प्रावधान है। हमारा अगला प्रश्न है अद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो दोस्तों यह किया गया था आदि शंकराचार्य जी के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार स्थिर मूल्यों पर बिहार की GDP वृद्धि दर कितनी है, तो यह 10.64% है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि बिहार देश का सबसे तेजी से बढ़ने वाला राज्यों में से एक बना हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है कि 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना किसने की थी, तो यह किया गया था सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि क्रांतिकारी गतिविधियों के विस्तार के लिए उन्होंने पटना की इसकी शाखा खोली थी। बंकिम चंद्र मित्र ने इस संगठन को आगे बढ़ाने में मदद की थी। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रकाश विद्युत प्रवाह की व्याख्या के लिए किसे नोबेल पुरस्कार
प्रदान किया गया था। तो दोस्तों यह अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 1921 में उन्होंने यह पुरस्कार मिला। उन्होंने बताया था कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे पैकेटों यानी फोटोन के रूप में चलता है। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार के किस शाखा ने हजरत ए आला की उपाधि धारण की थी? तो दोस्तों वह थे शेरशाह सूरी जी। शेरशाह सूरी ने हजरत आला की उपाधि धारण की थी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 1529 में बंगाल के नुसरत शाह को हराने के बाद शेरशाह ने यह उपाधि ली थी। बाद में हुमायूं को हराने के बाद सुल्तान की उपाधि धारण किए थे। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 355 केंद्र और राज्यों को क्या उत्तरदायित्व देता है? तो दोस्तों यह राज्यों को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि उससे पहले व्याख्या देखेंगे। यह अनुच्छेद केंद्र को शक्ति देता है कि वह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार चल रही है। हमारा अगला प्रश्न है कि केशिका क्रिया के कारण तरल के ऊपर चढ़ने या नीचे गिरने की दर किस पर निर्भर नहीं करती है? तो दोस्तों यह हम सभी को पता है कि तरल के पृष्ठ तनाव पर ये क्रिया निर्भर करती है, नली की त्रिज्या पर निर्भर करती है, तरल के घनत्व पर निर्भर करती है, परंतु तरल के आयतन पर निर्भर नहीं करती है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि केशिका क्रिया नली की मोटाई, पृष्ठ तनाव और स्पर्श कोण पर निर्भर करती है, तरल की मात्रा पर नहीं करती है। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किस घटना को तारापुर शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो वह घटना है दोस्तों 15 फरवरी 1932 की घटना। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि मुंगेर के तारापुर थाने पर झंडा फहराने के दौरान पुलिस की गोलीबारी में 34 क्रांतिकारी शहीद हुए थे। बिहार सरकार अब इसे शहीद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। हमारा अगला प्रश्न है बोल्शेविक क्रांति के समय रूस का शासक कौन था? तो बोल्शेविक क्रांति के समय रूस का शासक था जार निकोलस II। हमारा इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 1917 की अक्टूबर क्रांति के दौरान जार के शासन का अंत हुआ और लेनिन के नेतृत्व में कम्युनिस्ट सरकार बनी थी। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल राज्य विधानमंडल का हिस्सा होता है? तो वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 168। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि इसके अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल और एक या दो सदनों यानी विधानसभा परिषद से मिलकर बनेगा। हमारा अगला प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखने और स्वैच्छिक मांसपेशियों के संकुचन को नियंत्रित करता है? तो वह है सेरेबेलम यानी अनुमस्तिष्क। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह मस्तिष्क के पीछे के हिस्से होते हैं और मोटर कंट्रोलर संतुलन और समन्वय के लिए जिम्मेदार होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है बिहार में किस मिट्टी को रेह या ऊसर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी को जाना जाता है रेह या ऊसर के नाम से। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि गंगा के मैदानी इलाकों में के कुछ हिस्सों में क्षारीयता बढ़ाने के कारण बांगर मिट्टी को रेह या ऊसर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है ग्रेसर का नियम अर्थशास्त्र में किससे संबंधित है? तो दोस्तों यह संबंधित है मुद्रा प्रचलन से। यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह नियम कहता है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किस पाल शासक ने जावा यानी इंडोनेशिया के शासक को 5 गांव दान में दिए थे? तो यह थे देवपाल। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि जावा के शैलेंद्र वंशीय शासक
पुत्रदेव ने के अनुरोध पर देवपाल ने नालंदा में एक विहार बनाने के लिए 5 गांव दान दिए थे। हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 371 के तहत किस राज्य को विशेष प्रावधान दिया गया है? तो यह नागालैंड को दिया गया है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह अनुच्छेद नागालैंड को की धार्मिक सामाजिक प्रथाओं और भूमि के स्वामित्व के संबंध में विशेष सुरक्षा प्रदान करता है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों हाइड्रोजन बम जो है अनियंत्रित नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। हमारा इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह परमाणु बम विखंडन से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है क्योंकि इसमें हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में उद्वैत नगर पक्षी अभयारण्य प्रस्तावित स्थित है? तो दोस्तों यह भोजपुर में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान बिहार में कहाँ गोल्डन लीग की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों यह देवघर अब झारखंड में प्रस्तावित किया गया था। हमारा अगला इस प्रश्न का व्याख्या देखेंगे कि ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है कि एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम होता है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, यानी ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है कि संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कितने विषय का उल्लेख दिया गया था? तो दोस्तों यह किया गया था 29 विषय का। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया था। नगर पालिकाओं के लिए 12वीं अनुसूची में 18 विषय दिए गए थे। ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार प्रांतीय किसान सभा के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों यह किया गया था पुरुषोत्तम दास टंडन जी के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, पहला अधिवेशन सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में हुआ था, लेकिन दूसरा गया में टंडन जी की अध्यक्षता में हुआ था। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि यंग मापक की किसकी इकाई है? तो यंग मापक जो है यह इकाई है दाब और प्रतिबल की, यानी ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि इसकी इकाई यूनिट न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल होती है, जो दबाव के समान है। हमारा अगला प्रश्न है कि मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों की कुल संख्या कितनी थी, जिसका उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है? तो दोस्तों इसकी संख्या टोटल 27 थी, जो कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलती है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि अर्थशास्त्र के अनुसार विभिन्न विभागों की देखरेख के लिए 27 अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी यानी शिवालिक श्रेणी का विस्तार है? तो दोस्तों यह है पश्चिमी चंपारण में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह बिहार की सबसे उत्तरी सीमा पर स्थित है और नेपाल के साथ सीमा साझा करती है। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है और इसकी खोज किसने की थी? तो इस पर जो आवेश होता है वह धनात्मक आवेश होता है और इसकी खोज गोल्डस्टीन यानी रदरफोर्ड ने की थी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने इसे नाम दिया और इसकी गुणों की व्याख्या की, जबकि पहली बार इसे ई गोल्डस्टीन ने देखा था। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो दोस्तों यह राष्ट्रपति हटा सकते हैं। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, लेकिन उन्हें हटाने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास है। सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद ऐसा होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार के किस क्रांतिकारी ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की सितंबर 1928 की बैठक में हिस्सा लिया था? तो यह लिया गया था फणीश्वर नाथ घोष जी के द्वारा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हुई इस ऐतिहासिक बैठक में बिहार से फणीश्वर नाथ घोष और मनमोहन बनर्जी शामिल हुए थे। हमारा अगला प्रश्न है कि पाल कालीन स्थापत्य कला के संदर्भ में धीमन और
बिठपाल कौन थे और उनका संबंध बिहार के किस क्षेत्र से था? तो दोस्तों यह थे कांस्य मूर्तिकला के महान शिल्पिक और नालंदा जिले से थे। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि धीमन और उनके पुत्र विट्ठल पाल शासकों यानी धर्मपाल और देवपाल के समकालीन थे। वे कांस्य की मूर्तियां बनाने में विश्वविख्यात थे। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रकाश की व्यतिकरण की घटना को सिद्ध करने के लिए डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सबसे पहले किसने किया था? तो दोस्तों यह किया गया था थॉमस यंग के द्वारा। दोस्तों आपके 52 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही और कितने प्रश्न गलत हुए हैं ये आप हमें जरूर से ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। और अब तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं, क्योंकि आपके आगे आने वाले वीडियो जो हैं आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा सफलता दिला सकते हैं। और वीडियो को साथ ही साथ लाइक भी करते चलें। हमारा इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 1801 में थॉमस यंग ने इस प्रयोग के माध्यम से प्रकाश की तरंग प्रकृति की स्थापित किया था। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 का सब्सक्राइब 2 किसके विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है और इसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे कहा जाता है विधायिका द्वारा निर्मित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानून न्यायिक पुनर्लोकन। हमारा इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह अनुच्छेद न्यायपालिका को शक्ति देता है कि वह किसी भी ऐसे कानून को शून्य घोषित कर दे जो मौलिक अधिकारों को छीनता हो। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार के किस भौगोलिक क्षेत्र को ताल क्षेत्र कहा जाता है और इसकी क्या विशेषता है? दोस्तों इसकी विशेषता है कि गंगा के दक्षिण तट पर स्थित जलमग्न निम्न भूमि जहां रबी फसल दलहन प्रमुख है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है सिरका में कौन सा अम्ल मुख्य रूप से पाया जाता है? तो सिरका में है दोस्तों वह एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि सिरके में 4 से 8% तक एसिटिक अम्ल होता है जिसका उपयोग भोजन संरक्षण में किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि 1922 में आयोजित कांग्रेस के गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों यह किया गया था चित्तरंजन दास के द्वारा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि इस अधिवेशन के बाद भी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन किया था। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का उल्लेख है? तो वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 44। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है जो सभी नागरिकों के लिए एक समान व्यक्ति कानून की बात करता है। हमारा अगला प्रश्न है बिहार का भागलपुर शहर किस उद्योग के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है? तो दोस्तों यह प्रसिद्ध है रेशम उद्योग के लिए यानी सिल्क सिटी के लिए। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि भागलपुर को भारत की सिल्क सिटी कहा जाता है जहां टसर रेशम काफ़ी प्रसिद्ध है। हमारा अगला प्रश्न है कि कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? तो कोशिका का शक्ति केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यहाँ कोशिकाएं श्वसन की प्रक्रिया होती है और एटीपी रूप में ऊर्जा उत्पन्न करता है। हमारा अगला प्रश्न है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने की थी? तो दोस्तों यह धर्मपाल के द्वारा करवाया गया था। दोस्तों आपके 60 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही और कितने प्रश्न गलत हुए आप हमें कमेंट करके बताएंगे और साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक भी करते चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि यहाँ पे आप व्याख्या देखेंगे यह प्राचीन भारत का एक प्रमुख केंद्र था जो वर्तमान भागलपुर जिले के अंतीचक गांव में स्थित है। ये आपको याद रखना है, गांव का नाम भी अंतीचक गांव। हमारा अगला प्रश्न है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी
होती है। तो दोस्तों लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष होती है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। ये आपको याद रखना है, ये आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो बिहार में तेल शोधक कारखाना जो है बरौनी में स्थित है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि बरौनी रिफाइनरी बेगूसराय जिले में स्थित है और इसकी स्थापना सोवियत संघ के सहयोग से की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है कि लिटमस पेपर को नीला से लाल कर देने वाला घोल क्या कहलाता है? तो दोस्तों यह कहलाता है अम्ल। लिटमस पेपर को नीला से लाल जो करता है उसे अम्ल कहते हैं। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है जबकि क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। ये बात आपको याद रखना है। इसका ट्रिक आप रख सकते हैं ABR, यानी ए से अम्ल बेस को रेड करता है जो कि अम्ल हो गया, और BRB यानी बेस यानी क्या बोल सकते हैं इसे, क्षार लाल को ब्लू करता है। ये आपको याद रखना है। इस प्रकार आप ट्रिक से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण किस जेल से भागने में सफल रहे थे? तो दोस्तों यह हजारीबाग जेल से भागने में सफल रहे थे। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि दिवाली की रात जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ हजारीबाग जेल की दीवार फांद कर भाग गए और नेपाल जाकर आज़ाद दस्ता का गठन किया था। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेपाल में जयप्रकाश नारायण ने किस दस्ता का किस चीज़ का स्थापना किए थे? तो आज़ाद दस्ता का गठन किए थे। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत की जाती है, 155 के तहत। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, साधारण नमक का रासायनिक नाम और सूत्र क्या है? तो साधारण नमक का रासायनिक नाम और सूत्र जो है दोस्तों वह है सोडियम क्लोराइड, NaCl। ये आपको याद रखना है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह समुद्र के पानी और चट्टानी नमक से प्राप्त किया जाता है और दैनिक भोजन में प्रयुक्त होता है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम राज्यपाल स्वतंत्रता के बाद कौन था? तो बिहार का प्रथम राज्यपाल स्वतंत्रता के बाद जो थे वह थे जयराम दास दौलत राम। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि उन्होंने 15 अगस्त 1947 से 11 जनवरी 1948 तक बिहार के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, ध्वनि की गति सर्वाधिक किस माध्यम में होती है? तो ध्वनि की गति सर्वाधिक ठोस यानी स्टील सॉलिड में होती है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यह ठोस में सबसे तेज, फिर तरल और फिर गैस में सबसे धीमी चलती है। निर्वात में ध्वनि चल नहीं सकती, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, धन विधेयक को केवल किस सदन में पेश किया जा सकता है? तो दोस्तों धन विधेयक को केवल और केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, ये आपको याद रखना है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? तो बिहार में टोटल जो प्रमंडल है दोस्तों वह 9 प्रमंडल है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि बिहार में 9 प्रमंडल, 38 जिले और 101 अनुमंडल है। ये आपको याद रखना है और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। दोस्तों आपके 70 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही और कितने प्रश्न गलत हुए आप हमें कमेंट करके बताएंगे और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करते चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि
प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? तो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक जो है दोस्तों, यह मीथेन होता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि प्राकृतिक गैस में लगभग 90% से अधिक मीथेन यानी CH4 गैस होती है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में उड़ीसा को किस वर्ष अलग किया गया था? तो बिहार से उड़ीसा को जो अलग किया गया था, यह किया गया था 1936 में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा अलग राज्य बने। 1912 में बिहार बंगाल से अलग हुआ, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि कार्य की एसआई इकाई क्या है? तो कार्य की एसआई इकाई जो है वह जूल होती है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि कार्य और ऊर्जा दोनों ही की एसआई इकाई जूल होती है। बल की इकाई न्यूटन और शक्ति की वाट होती है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? दोस्तों यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो यह जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द का प्रस्तावना में जोड़ा गया था, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बिहार के शेरशाह सूरी का मकबरा जो स्थित है दोस्तों, यह सासाराम में स्थित है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह मकबरा इंडो इस्लामिक वास्तुकला का शासन काल नमूना है और एक कृत्रिम झील के बीच में बना हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा परिषद में वर्तमान में कुल कितनी सीटें हैं? तो यह टोटल 75 सीटें हैं। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि बिहार में द्विसदनीय विधायिका है और विधानसभा में 243 और विधान परिषद में 75 सीटें हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बक्सर का प्रसिद्ध युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो बक्सर का प्रसिद्ध युद्ध 1764 में लड़ा गया था। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 22 अक्टूबर 1764 को हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना और मीर कासिम शुजाउद्दौला व शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच यह युद्ध लड़ा गया था। हमारा अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो मानव शरीर में रक्त समूह की खोज जो किया गया था दोस्तों, यह किया गया था कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि उन्होंने 1900 से 1901 में ABO रक्त समूह प्रणाली की खोज की थी, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। हमारा अगला प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो हुई थी दोस्तों, यह 1916 में हुई थी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 3 फरवरी 1916, यह डेट भी आपको याद रखना है कि को पटना हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। इसके पहले मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड मेनार्ड डेस चेम्स चमियर थे। ये आपको याद रखना है क्योंकि यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, पहले मुख्य न्यायाधीश तो यह थे चेम्स चमियर। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को किसका निर्देश देता है? तो अनुच्छेद जो है 40 जो है, यह राज्य को ग्राम पंचायतों का संगठन का निर्देश देता है। दोस्तों आपके 80 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही और कितने प्रश्न गलत हुए, आप हमें कमेंट करके बताएंगे और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करते चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि उससे पहले यहाँ पे व्याख्या देखेंगे कि गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित एक नीति निर्देशक तत्व जो स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देने की बात करता है। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है? तो दोस्तों यह लगती है टोटल 3 राज्यों से। कौन कौन? तो यहाँ पे इस प्रश्न का व्याख्या देखेंगे कि बिहार की सीमा उत्तर प्रदेश में नेपाल देश और पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में झारखंड से लगती है, ये आपको याद रखना है और ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो दोस्तों गांधी जी ने पहला सत्याग्रह का प्रयोग बिहार में भारत में
किए थे चंपारण में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 1917 में राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर गांधी जी चंपारण आए और तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध सफल आंदोलन किया था। हमारा अगला प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि इसका रासायनिक सूत्र CaOCl2 अब नया हो गया है CaOCl2। ये आपको याद रखना है, दोनों में से कोई रहेगा, इसका आंसर आप ये वाला अभी देंगे वर्तमान में। और इसका उपयोग जल और कीटाणु मुक्त करने और विरंजन के लिए किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बिहार का शहरीकरण दर कितनी है? तो दोस्तों यह है टोटल 16.2%। हमारा इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, पिछले कुछ वर्षों में बिहार की शहरीकरण दर में वृद्धि हुई है और जो अब बढ़कर 16.2% हो गई है। जनगणना 2011 में यह 11.3% थी, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस वर्ष शामिल किया गया था? तो दोस्तों मौलिक कर्तव्यों को संविधान में 1976 में शामिल किया गया था। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इन्हें संविधान सभा में संविधान के भाग 4 का ए में जोड़ा गया था। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो दोस्तों यह हुआ था सिवान में। हमारा इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि उनका जन्म 3 दिसंबर 1984 को सिवान जिले में जीरादोई गांव में हुआ था। उन्हें देश रत्न और अजात शत्रु भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो प्राप्त है दोस्तों, वह प्राप्त है अनुच्छेद 213 के तहत। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि जब राज्य विधानमंडल का सत्र ना चल रहा हो तो राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति के लिए यह शक्ति 123 है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, ध्वनि की चाल सबसे कम किस में होती है? तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है ठोस में, तो सबसे कम किस में होगी? गैस में, और निर्वात में तो वो चलेगा ही नहीं। तो यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वायु में सबसे कम होगी, क्योंकि वायु गैस है। कांच, जल और लोहा ये एक माध्यम है, वायु गैस है। हमारा इस प्रश्न का व्याख्या देखेंगे, ध्वनि की चाल माध्यम के घनत्व पर निर्भर करती है। गैसों यानी वायु में यह सबसे कम और ठोसों यानी लोहा कांच में सबसे अधिक होती है। हमारा अगला प्रश्न है कि प्राचीन काल में अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो यह दोस्तों थी चंपा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि अंग महाजनपद वर्तमान भागलपुर और मुंगेर क्षेत्र में स्थित था और इसकी राजधानी चंपा थी। हमारा अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से रोग स्कर्वी रोग होता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। इसकी कमी से मसूड़ों से खून आना और घाव भरने में देरी जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। दोस्तों आपके 90 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही और कितने प्रश्न गलत हुए हैं ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। और अब तक आप हमारे चैनल को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके इसे एक सफलता दें। हमारा अगला प्रश्न है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है पश्चिमी चंपारण में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व है जो भारत और नेपाल सीमा पर स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीकांड पटना में किस तिथि को हुआ था? तो दोस्तों सचिवालय गोलीकांड जो हुआ था पटना में वह हुआ था 11 अगस्त को। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 11 अगस्त 1942 को सचिवालय भवन पर झंडा फहराने की कोशिश पर कर
कर रहे 7 छात्र शहीद हो गए थे, ये आपको याद रखना है झंडा फहराने के समय। हमारा अगला प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल जो होता है दोस्तों, यह होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक ये होता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन यदि व्यक्ति की आयु 65 वर्ष से पहले पूरी हो जाए तो उसे सेवानिवृत्त होना पड़ता है। हमारा अगला प्रश्न है, गंडक नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? तो दोस्तों यह मिलती है हाजीपुर में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि गंडक नदी हाजीपुर यानी सोनपुर के पास गंगा में मिल जाती है। हमारा अगला प्रश्न है कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार गैस कौन सी है? तो दोस्तों मुख्य रूप से जिम्मेदार गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि CO2 वायुमंडल में ऊष्मा को रोकती है, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। मीथेन और जलवाष्प भी इसके अन्य कारक हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष जो स्वतंत्रता के बाद थे कौन थे? तो दोस्तों वह थे विंध्येश्वरी प्रसाद वर्मा जी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 1946 से 62 तक बिहार विधानसभा के अध्यक्ष रहे। स्वतंत्रता से पूर्व रामदयालु सिंह पहले अध्यक्ष बने थे, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार पंचायत राज अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो दोस्तों यह पारित किया गया था 2006 में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि बिहार 2006 में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य बना था। हमारा अगला प्रश्न है कि DNA की द्विकुंडली संरचना की खोज किसने की थी? तो दोस्तों यह किया गया था वाटसन और क्रिक के द्वारा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में इसकी खोज की थी, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था? तो दोस्तों यह हुआ था पटना में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि सर अली इमाम की अध्यक्षता में यह सम्मेलन हुआ था, जहां बिहार को अलग प्रांत बनाने की मांग मजबूती से उठाई गई थी। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया था? तो दोस्तों यह अपनाया था 22 जुलाई 1947 को। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे दोस्तों, पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किए गए तिरंगे को आज़ादी से कुछ दिन पहले राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया था। तो दोस्तों यहीं पे हमारा इस वीडियो का 100 क्वेश्चन पूरा होता है। आपके कितने प्रश्न सही हुए, कितने प्रश्न गलत हुए, आप हमें कमेंट करेंगे और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कर दें। तो यहीं पे हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अब आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।